23 एफोरिज्म हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर 22 एफोरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके हैं, एक सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे करना, एक अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे करना। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी को कफ आ रहा था तो एक ऐसी मेडिसिन देना जो कफ बढ़ाए, ये हमारा सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे है, और एक ऐसी मेडिसिन देना जो कि क्या करे, कफ को कम करे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, एंटीपैथी हो गया। तो ये दो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं कि कफ कम करे या ज्यादा करे, ऐसे नहीं डायरेक्ट समझ सकते, वो उसका एक्शन कहाँ पर होगा उससे मतलब है कि वो हमारे नर्व पे एक्ट कर रही है या फिर हमारे ट्रैकिया पर एक्ट कर रही है, कहाँ पर एक्ट कर रही है, उस मेडिसिन का एक्शन कैसा है। ठीक है, और इसी के फुटनोट में हम लोग पढ़ते हैं कि एलोपैथी क्या होती है, जहां से उसका पैथोलॉजी से कोई रिलेशन ही नहीं होता ऐसी पैथोलॉजी से। ठीक है, तो हम लोगों ने 22 एफोरिज्म में तीन चीजें पढ़ी थी। पहले एफोरिज्म में पढ़ा कि दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे, अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे। उसके फुटनोट में पढ़ते हैं एलोपैथी क्या होती है। ठीक है, फिर 23 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते हैं कि एंटीपैथी जो है, जो कि क्या है, जिसे एंशियोपैथी बोलते हैं, फिर पैलिएटिव मेथड बोलते हैं, इसके एग्रावेशन क्या है, मतलब जब हम एंटीपैथिकली ठीक करेंगे, किसी पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करेंगे, तो पेशेंट के अंदर डीमेरिट पॉइंट क्या होंगे, मतलब उसके हमें एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का जो क्योर का तरीका है उसके अंदर डीमेरिट पॉइंट क्या है, नुकसान क्या क्या होता है ऐसे तरीके से हमें क्योर करने का, वो हम लोग क्या पढ़ते हैं 23 में पढ़ते हैं। जहां पर हनीमैन सर कहते हैं जब हम अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को ट्रांजिएंट रिलीफ होगा, उसको परमानेंट क्योर नहीं होगा, एनिहिलेशन ऑफ डिजीज पूरी तरह से नहीं होगा, वहां पे ट्रांजिएंटली हमें दिखेगा पेशेंट को रिलीफ हो रहा है, बट बाद में वही सिम्टम दोबारा बढ़कर आता है या फिर ग्रीवियस फॉर्म में डिजीज होती है उसे। ये पढ़ते हैं 23 एफोरिज्म में। आज हम लोग पढ़ेंगे 24 एफोरिज्म। तो सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट एंड अपोजिट पढ़ा हमने 23 में। तो अब बचा क्या रह गया, अब हम लोग को होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट बचा रह गया, क्योंकि 22 के फुटनोट में एलोपैथी पढ़ लिया हम लोगों ने, 23 में हम लोगों ने एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का तरीके नुकसान पढ़ लिए। अब 24 एफोरिज्म पढ़ेंगे होम्योपैथी में क्योर कैसे होता है। ठीक है, तो हनीमैन सर 24 एफोरिज्म में बताते क्या हैं, तो हनीमैन सर बताते हैं कि एलोपैथी एंड एलोपैथी को छोड़कर जिस मोड ऑफ ट्रीटमेंट का तो क्योर पॉसिबल है वो होम्योपैथी ही है। ये चीज कहां पर बताते हैं हनीमैन सर, 24 एफोरिज्म में। तब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देयर रिमेन्स मतलब बचा रह जाना, तो एंटीपैथी पढ़ लिया 23 में, एलोपैथी पढ़ लिया 22 का फुटनोट में, तो अब बचा क्या रह गया, वो हमारा बचा होम्योपैथी। तो वही चीज लिखे, देयर रिमेन्स therefore no other mode of employing medicine in disease that promise to be service beside the homeopathic। अब कोई और दूसरा तरीका नहीं रह गया है सिवाय होम्योपैथी के, जो प्रॉमिस करती है सर्विस में, ठीक करने में, पेशेंट का क्योर पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी ही बची है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। क्यों, क्योंकि 23 में ट्रांजिएंट रिलीफ होता है, और जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो तो सेम जगह पे एक्ट ही नहीं करती। आया समझ में, नहीं आया। जैसे मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, हम मेडिसिन कहाँ दे रहे हैं, जो हमारे लीवर पे एक्ट कर रही हो, तो क्या उसका कोई रिलेशन है लीवर और हार्ट पे एक्ट करने का, तो वो हमारा एलोपैथिक है। तो हनीमैन सर 24 एफोरिज्म शुरुआत में क्या कर रहे हैं कि होम्योपैथी के बिसाइड द होम्योपैथी के सिवा कोई अदर ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है, कोई अदर मोड ऑफ इम्प्लॉइंग मेडिसिन नहीं है जो प्रॉमिस कर सके सर्विस में, और सर्विस क्या करनी, पेशेंट को ठीक करने की जो सर्विस है, इसके सिवा होम्योपैथिक सिवा कोई और बचा नहीं है। बाय मीन ऑफ विच, जिसके थ्रू वी सीक फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ द केस ऑफ द डिजीज। वी सीक मतलब होता है कि ट्राई टू फाइंड समथिंग, कुछ खोजना। तो हम होम्योपैथी के थ्रू खोजते हैं किस चीज को, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम को खोजते हैं ऑफ द केस ऑफ डिजीज। एक डिजीज के केस में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम को खोजते हैं, किसके थ्रू, जो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा था टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता क्या है, एफोरिज्म 7 में, जो कि हमारा किसके बारे में था, कॉजा ओकेजनलिस। जहाँ पे पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है।
ठीक है। तो टोटलिटी ऑफ जो सिम्टम है वो क्या है, वो ना क्वालिटेटिव सिम्टम है। पेशेंट जैसे 100 सिम्टम बता रहा है, उसके कोई 3 या 4 ऐसे सिम्टम जो उस पेशेंट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे, वो हमारे सिम्टम क्या होंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम होंगे। तो वही चीज हनीमैन सर कह रहे हैं कि होम्योपैथी के सिवा कोई और जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्रॉमिस नहीं करता किस चीज में, क्योर करने में, जिसमें क्या होता है, बाय ए मीन ऑफ विच, जिसके थ्रू वी सीक, हम कोशिश करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम को खोजने में। इन द केस ऑफ डिजीज के केस में, अब देखो डिजीज इन केस ऑफ समझते कैसे हैं ये समझो। किसी को मान लो सोरिक डिजीज है, साइकोटिक डिजीज है, सिफिलिटिक डिजीज है, तो वो हो गई डिजीज जिस पेशेंट को हुई, वो हमारा क्या है, केस है। तो केस ऑफ डिजीज, सोरिक डिजीज का एक केस था, उस केस के अंदर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को खोजना है। वो किसमें करेंगे, होम्योपैथी में करते हैं, कॉमा ए मेडिसिन विच एमंग ऑल मेडिसिन हैज द पावर। ठीक है, जो मेडिसिन होती है, जो जिस मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर जितने भी मेडिसिन होती हैं, सबके अंदर पावर होती है, मतलब सबके अंदर एनर्जी होती है। तो हमने अभी जब 9 और 10 एफोरिज्म पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था कि हम लोग आगे जहां भी पढ़ेंगे, जहां भी वाइटल प्रिंसिपल बोला जाए, वाइटल एनर्जी बोला जाए, पावर बोला जाए, हर सबकी मीनिंग क्या होगी, एनर्जी ही लेंगे। और क्यों लेंगे, उसका लॉजिक हम लोग कहाँ दिया था, स्टुअर्ट क्लॉसर की फिलॉसफी से दिया था कि जितनी भी होंगी, एमंग ऑल मेडिसिन हैज द पावर, जितनी भी मेडिसिन होती हैं उन सबके अंदर एनर्जी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था 11 एफोरिज्म में, कि हम 9-10 में पढ़ा कि हमारी बॉडी क्या है, एनर्जी है, वाइटल प्रिंसिपल है, एनर्जी है। और डिजीज किस वजह से प्रोड्यूस होती है, डायनेमिक इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है, वो भी एनर्जी फॉर्म में होती है। तो हमारी मेडिसिन के अंदर भी कैसे होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए ठीक करने के लिए। यह चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो वही चीज लिख रहे हैं हनीमैन सर कि जो एक डिजीज का केस होगा उसके अंदर हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम को खोजेंगे। वो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट का तरीका है जिसके अंदर जितनी भी मेडिसिन होती है सभी के अंदर एनर्जी होती है, एंड टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ए आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट, जिनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज है, एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट। एक आर्टिफिशियल मतलब जिसे हमने पैदा किया, मॉर्बिड मतलब बीमारी, स्टेट मतलब अवस्था। तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, एक होता है मॉर्बिड फिनोमिना, एक होता है मॉर्बिड स्टेट। फिनोमिना क्या है, अगर पूरा का पूरा रास्ता है, हाईवे है, उस पर बीच बीच में क्या होंगे, पॉइंट होंगे, चेक पॉइंट होंगे, ढाबे होंगे। तो वो जो चेक पॉइंट है वो हाईवे के स्टेट है कि हाँ हम लोगों ने 10 किलोमीटर करके हर स्टेट है, वो बीच बीच का एक क्या है, स्टेज है, स्टेट है वो। और पूरा पूरा क्या फिनोमेना है। इसी तरह डिजीज का पूरा फिनोमेना होता है, उसमें एक डिजीज स्टेट होती है। तो वही चीज लिखी गई है कि हमारी मेडिसिन के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट को प्रोड्यूस कर सके, मोस्ट सिमिलर, जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर होगा किसके, दैट ऑफ द केस ऑफ डिजीज इन क्वेश्चन। जो केस ऑफ डिजीज था, मतलब कोई सोरिक डिजीज थी जिसके अंदर एक केस था जिसके अंदर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम खोजनी थी, वो वाली बात है जिसमें हनुमान सर कह रहे हैं कि हमारी जो मेडिसिन होगी उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि वो आर्टिफिशियल जो मॉर्बिड स्टेट है वो सिमिलर किसके होगा, केस ऑफ डिजीज को होगा। देखो क्या इन क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन था, मतलब जिसे हमें ठीक करना था। तो 24 एफोरिज्म हनुमान सर क्या कहते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट का तरीका है जिसके अंदर हम लोग मेडिसिन जो सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो डिफरेंट मॉर्बिड स्टेट को प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या सिमिलर होती है किसके, जिसको हमें ठीक करना है। ठीक है, 24 एफोरिज्म। अब देखो ब्रैकेट में क्या था, ऑल मेडिसिन ब्रैकेट में whose pathogenic effect are known from having been tested in the healthy individual। ये जो एनर्जी है, एक हमारी मेडिसिन कौन कौन से डिजीज स्टेट को प्रोड्यूस कर सकती है, कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकती है किसी इंडिविजुअल के अंदर, ये चीज हम लोग कैसे समझते हैं, ड्रग प्रूविंग के थ्रू समझते हैं। 105 to 145 एफोरिज्म। तो वो चीज लिखी गई है, हनुमान सर कहते हैं जिसका पैथोजेनिक इफेक्ट आर नोन, जिसको हम जानते हैं, हैविंग बीन टेस्टेड इन हेल्दी इंडिविजुअल। जब एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, हमारी मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी एनर्जी है, कौन कौन से डिजीज स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, हम इसी के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी खूबसूरती के साथ पूरे एफोरिज्म कनेक्टेड मिलते हैं।
यहाँ पे देखो 24 एफोरिज्म में हनुमान सर ने क्या कहा कि पैथोजेनिक इफेक्ट आर नोन हैज बीन टेस्टेड इन हेल्दी इंडिविजुअल। इसके बाद इसी को 71 एफोरिज्म का जो सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ द फिजिशियन है। 71 एफोरिज्म में क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन से पॉइंट नेसेसरी होते हैं फिजिशियन के लिए जानना कि उसे क्योर कैसे करना है, ये 71 एफोरिज्म में पढ़ते हैं हम लोग। उसका जो सेकंड पॉइंट है कि पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन को जानना, वो क्या है, ड्रग प्रूविंग है, जो कि हम लोग रियल टाइम पढ़ते कहाँ हैं 105 to 145 एफोरिज्म। बट हनीमैन सर 24 एफोरिज्म से बताना शुरू करते हैं उसे। तो हम लोग ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आज पहला एफोरिज्म पढ़े, दूसरा पढ़े, कंटिन्यू पढ़ते रहो, हमें सब समझ में आएगा, नहीं। एक बार हमें पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहले एफोरिज्म से स्टार्ट करो, 294 तक कंप्लीट करो, फिर पहले एफोरिज्म पर आओ, फिर समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर कैसे जुड़ी हुई हैं। तो 24 एफोरिज्म क्या है, 22 में एफोरिज्म में पढ़ा कि सिमिलर सिम्टम और अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथी 22 का फुटनोट है। 23 एफोरिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के नुकसान क्या होते हैं, जिसे हम लोग पैलिएटिव या एनेंशियोपैथिक मेथड बोलते हैं, जहां पे पेशेंट को ट्रांजिएंटरी रिलीफ होता है। बट अगर हमें परमानेंट क्योर करना है, क्योंकि यही क्या है हमारा हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, एफोरिज्म नंबर 2, अगर हमें ये करना है तो हमारी मेडिसिन के अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो ऐसा डिजीज स्टेट प्रोड्यूस करे जो कि सिमिलर हो किसके, जिसे हम ठीक करना चाहते हैं। द केस ऑफ डिजीज इन क्वेश्चन, जिस केस ऑफ डिजीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था कि उसे ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे, जिसके ऊपर सवालिया निशान था, उस चीज के बारे में हनीमैन सर क्या कहते हैं 24 एफोरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना है।